इसके अलावा गौरांग शाह हैं और देवर्ष वकील हैं। तीनों के तीनों धुरंधर हमारे साथ हैं और आपको ऐसे मौके बताने वाले हैं जहां पर बाजार में आपको जरूर नजर रखनी चाहिए। और अगर आपको पोर्टफोलियो बिल्ड करना है, नए सिरे से पोर्टफोलियो बनाना है, तो ये बहुत ही बेहतरीन मौका आपके लिए बाजार में है। तो समय हमेशा की तरह कम ही रहेगा, तो एक काम करते हैं, सीधे शेयरों से ही शुरुआत कर लेते हैं। अविनाश सर, आपसे सबसे पहला शेयर बताइए सर, आप कैसे देख रहे हैं आप वॉर में अपॉर्चुनिटीज को? क्या आपको लगता है कि ये अच्छा मौका है पोर्टफोलियो बिल्ड करने का? और आपका पहला शेयर कौन सा होगा सर? नहीं अभिषेक जी, का डेफिनेटली अच्छा मौका है उन्हीं लोगों के लिए जिनके पास थोड़ा सा टाइम और पेशेंस है, क्योंकि देखिए ये बाजार अभी फंडामेंटल्स पे नहीं चल रहा है। सारे लोग जियोपॉलिटिकल सिचुएशन देख रहे हैं। तो पहला शेयर मेरा रहेगा महिंद्रा एंड महिंद्रा। देखिए 3800 से ऑलमोस्ट 3800 रुपीज से 3000 के नीचे ये ट्रेड हो रहा है। कंपनी वेल नोन है अपने यूटिलिटी व्हीकल्स के लिए, मार्केट लीडरशिप एंजॉय करती है, ट्रैक्टर मार्केट में भी नंबर 1 है और इलेक्ट्रिक व्हीकल भी उन्होंने जो लॉन्च किया है इसके लिए भी अच्छी डिमांड है। इनफैक्ट पिछले साल कंसोलिडेटेड बेसिस पे करीबन 14,073 करोड़ का कंसोलिडेटेड पैट था। अगर हम तीसरी तिमाही देखें तो नंबर्स बहुत ही दमदार थे, करीबन 5,000 करोड़ का प्रॉफिट था जो पिछले तीसरी तिमाही में 3,600 था। चौथा क्वार्टर भी काफी अच्छा होगा और मुझे लग रहा है कि देखिए लोग डर रहे हैं कि क्रूड ऑयल का प्राइस बढ़ता है तो लोग गाड़ियां खरीदेंगे नहीं। मेरे ख्याल से ये रॉन्ग परसेप्शन है, क्योंकि मार्केट में क्लियरली आई थिंक जो डिमांड अभी क्रिएट हुई है, जीएसटी कटा है, इंटरेस्ट कट्स हो गए हैं, रूरल डिमांड बढ़ा है, तो कहीं ना कहीं ऑटो एक ऐसा सेक्टर है जो इकोनॉमी के साथ चलेगा। मेरे ख्याल से शॉर्ट टर्म में थोड़ा ऊपर नीचे दबाव हो सकता है, बट डेफिनेटली महिंद्रा एंड महिंद्रा मुझे लगता है कि करीबन अगर कोई 12 से 15 महीने का आउटलुक से इस प्राइस से खरीदता है तो 3450 3500 का टारगेट प्राइस पॉसिबल है। आई थिंक वेरी सॉलिड कंपनी है और लार्ज कैप स्टॉक है, तो इसको आपके पोर्टफोलियो में करंट लेवल्स पे जरूर ऐड करना चाहिए। बिल्कुल, महिंद्रा एंड महिंद्रा पर भरोसा जताया है अविनाश सर ने और बिल्कुल सही बात है कि एक सॉलिड कंपनी है। ईवी पोर्टफोलियो अच्छा है, एसयूवी मार्केट में बहुत ही जबरदस्त पकड़ है और हमने देखा था कि 3850 रुपए तक ये शेयर गया था और वहां से रिवर्स करके अगर आप ईयर टू डेट देखेंगे कि तो लगभग 20-22% के आसपास की गिरावट इसमें आ गई है महिंद्रा एंड महिंद्रा में। और जब से युद्ध शुरू हुआ है, निफ्टी का ऑटो डे आप देखेंगे कि पिछले 8-10 सत्र में 13-14% के आसपास का फॉल वहां पर आ गया है। तो एक बढ़िया मौका और कोई बहुत अग्रेसिव टारगेट नहीं है, ये आराम से आ जाएंगे 3500 रुपए के टारगेट 12 से 15 महीने की अवधि में। लेकिन एक शेयर में खुद से पूछ दे रहा हूं और मुझे पूरी की पूरी उम्मीद है कि हमारे एक्सपर्ट्स के रडार पर यह जरूर होगा। गौरांग भाई, एलएनटी को लेकर आपका व्यू क्या है? कल भी हमारी चर्चा हो रही थी। अब ये मिडिल ईस्ट से उनका जो रेवेन्यू आता है लगभग 35 to 37% के आसपास का आता है, टोटल जो उनका ऑर्डर बैकलॉग वहां से है। आपको लगता है कि एक बहुत ही बेहतरीन मौका एलएनटी का शेयर दे रहा है? बहुत बहुत धन्यवाद अभिषेक भाई इस मंच पर आमंत्रित करने के लिए। ईटी नाउ स्वदेश के दर्शकों को और आप सभी को सादर प्रणाम और शुभ दिन हमारे तरफ से। एक छोटा डिस्क्लोजर देना अनिवार्य होगा कि जो भी निवेश लायक रणनीति आज इस स्पेशल कार्यक्रम में रखेंगे आपके समक्ष, ये बुनियादी तर्क के आधार पर लंबी अवधि के लिए हमारी फंडामेंटल रिसर्च टीम की तरफ से। इसमें हमारी कंपनी जियोजित अथवा मेरा किसी भी प्रकार का व्यक्तिगत निवेश नहीं है, ना किसी प्रकार का वित्तीय लाभ मिलता है, ना ही किसी प्रकार का कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। लेकिन इस स्तर पर राय हम हमारे क्लाइंट्स को देते हैं। संभव है कि उनका निवेश हो और इसके साथ साथ मैं उस डॉक्टर की खोज में हूं जो ये वॉर का बुखार उतार सके अभिषेक भाई, लेकिन सफलता अभी तक मिली नहीं है। तो देखते हैं जब कभी भी वो डॉक्टर मिल जाता है और इस इलाज होता है, बुखार नीचे आए ताकि लोगों को जो परेशानी हो रही है कम हो। आपका प्रश्न का उत्तर देते हुए, कई सालों से अभिषेक भाई एलएनटी यानी कि लार्सन एंड टोब्रो पर हमारी खरीदारी की राय रही है। हमारे देश में मेरे ख्याल से करीबन 8 दशक यानी कि 75 से 80 साल पुरानी कंपनी है, स्थापित कंपनी, और निरंतर लंबी अवधि के निवेशकों को मुनाफा खड़ा करके दिया है। मैं तो मानता हूं कि ये सबसे ज्यादा इन्वेस्टर फ्रेंडली भी कंपनी है। समय अनुसार बोनस भी देती है, 1 पे 1, 2 शेयर पे 1 बोनस वगैरह जो भी है, और एक्स बोनस होने के बाद 2 साल के बाद 2.5 साल के बाद कम बोनस के भाव हो जाते हैं। तो आप अनुमान लगा सकते हैं किस प्रकार की वृद्धि और फैला हुआ कारोबार। और ये जो भी नुकसान हो रहा है खाड़ी देशों में अभिषेक भाई, जब कभी भी ये परिस्थिति का निवारण निकलेगा और परिस्थिति सामान्य होगी तो इसको बनाना भी पड़ेगा और शायद पहले से ज्यादा मजबूत और सक्षम बनाना पड़ेगा, जिसके लिए खर्च ज्यादा होगा। उस समय पर एलएनटी जैसी कंपनियां ही काम आएगी आपको फिर से वो ढांचा खड़ा करने के लिए जिसको नुकसान हुआ है इस लड़ाई को लेकर के। 4500 के बहुत ही साधारण से लक्ष्यांक है। क्या ये सही समय है? समय का तो मुझे नहीं पता, लेकिन हाँ
मौका बिल्कुल है, इस तरह से शुरुआत कीजिए और गिरावट पर जोड़ते जाएं। ठीक है, एलएनटी गिरावट पर जोड़ते जाएं। 4,550 रुपए के बढ़िया टारगेट 12 से 15 महीने के टाइम फ्रेम में आपको इसमें मिल जाएंगे। एक और सेगमेंट है जिसमें हम देख रहे हैं कि वॉर के चलते ना उनको बेनिफिट हो रहा है, और वो कंपनीज हैं जो कहीं ना कहीं अगर आप तेल गैस को छोड़ दें तो अल्टरनेटिव एनर्जी के सोर्सेज हैं। आपकी राय देवर सर क्या होगी? आपके नजर बाजार में कहां पर है, और पहला शेयर आपकी तरफ से क्या होगा? हाँ, तो जैसे आपने बताया वॉर के पीछे कई कंपनियों को, इनफैक्ट सारी कंपनियों को मार्जिन का इश्यू होगा, उनकी कीमतें बढ़ेगी, पर कुछ ऐसी कंपनियां भी हैं जिनको जो लाइमलाइट में आ रही है, जिनको फायदा हो रहा है। जो कंपनी की मैं बात कर रहा हूँ वो कोल इंडिया है। इंडिया में वन ऑफ द लार्जेस्ट कोल रिजर्व्स है। हम जेन्युइनली सेल्फ सफिशिएंट है कंपेयर टू जो हम इंपोर्टेड ऑयल और एलएनजी जो हम लाते हैं। तो इन एब्सेंस ऑफ दिस कॉस्ट इफेक्टिव एंड सस्टेनेबल फ्यूल्स, हमारे पास ये कोल इंडिया एक ऐसी कंपनी है जो लार्जेस्ट कोल प्रोड्यूसर है। 14 सब्सिडियरियों के साथ काफी बड़ा कोल का बिजनेस है उन्हें। उनके काफी नए प्रोजेक्ट्स कमीशन हो रहे हैं। गवर्नमेंट भी मानती है कि अभी इन पे फोकस करना पड़ेगा, क्योंकि अगर हमें रिलायबल और स्टेबल सप्लाई चाहिए इलेक्ट्रिसिटी का, तो कोल की जो सप्लाई उसको बढ़ानी पड़ेगी। कोल इंडिया का जो करंट प्रोडक्शन था वो करीबन 780 मिलियन टन था। नेक्स्ट ईयर का टारगेट 1 बिलियन टन का है, और वो उसमें भी आगे गवर्नमेंट की पॉलिसीज आएगी जो ये कोल इंडिया का जो हेल्दी प्रॉफिटेबिलिटी है उसको बढ़ाने में मदद करेगी। ये अच्छा डिविडेंड देता है, एकदम स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल्स हैं इसके, और वैल्यूएशन के हिसाब से पिछले कई सालों से जो ईएसजी के चक्कर के पीछे कई स्टॉक्स में डी रेटिंग हुआ था, उसका ये एक शिकार था। मुझे लगता है कि अब ये सारे जो हेडविंड्स थे वो चले गए हैं, और आगे जाके ये कंपनी री-रेट हो सकती है। तो इसके चलते हुए जब वॉर की सिचुएशन आई तो हमने इसके ऊपर एक रिपोर्ट बनाया था 1 मार्च के आसपास में। हमें लगता है कि 430-460 के आसपास आप इसको निवेश कर सकते हैं। शॉर्ट टर्म में हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 500 तक अगर वॉर चलता है तो ये चल जाएगा, और जैसे जैसे आगे अगर बढ़ता है वॉर तो इसके बहुत सारे ऊपर के भी टारगेट आ सकते हैं। शॉर्ट टर्म में हम 500 तक का एक टारगेट देख रहे हैं। तो ये एक ऐसी कंपनी है जो सेफ है, और ये वॉर के पीछे इसमें कुछ ज्यादा नुकसान नहीं बल्कि फायदा ही हो रहा है। बिल्कुल, वॉर से फायदा हो रहा है क्योंकि कोयले की डिमांड बढ़ रही है, और हम देख रहे हैं कि 460 रुपए के आसपास के प्राइसेस हैं, तो आराम से 500 रुपए तक तो ये चला जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। और दूसरी चीज ये है कि कोल इंडिया में अब धीरे धीरे वैल्यू अनलॉकिंग की शुरुआत भी हो गई है। करीब 11 से 12 उनकी सब्सिडरीज है जिनको कि अब अलग से लिस्ट करा के कंपनी को फायदा भी आगे होगा। लेकिन चलिए चलते हैं, काम करते हैं, छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं। कई सारे अभी और शेयर हैं, ये तो कुछ गुरांग भाई, एक और सेगमेंट है जिसको हम देख रहे हैं कि वॉर के चलते फायदा मिल रहा है। दरअसल एलएनजी की, एलपीजी की सप्लाई काफी प्रभावित है, शॉर्टेज की खबरें निकल के आ रही हैं, तो बहुत सारे लोग हैं, थोड़ा प्रोडक्शन भी शिफ्ट हुआ है पावर पर, और घरों में भी हम देख रहे हैं कि इंडक्शन वाला पर खाने बनने की शुरुआत हो गई है। गर्मियां तो आ ही रही हैं, तो क्या पावर सेक्टर एक आकर्षक विकल्प हो सकता है अगर किसी को नई बाइंग करनी हो तो? देखिए, ऊर्जा उत्पादन यानी कि बिजली की जो उत्पादन करने वाली कंपनियां हैं अभिषेक भाई, ना तो सिर्फ इस परिस्थिति को लेकर के, लेकिन बंबई में 40-42 डिग्री का पारा जो है कभी देखा नहीं था इस समय पर। अभी तो शुरुआत भी नहीं हुई है गर्मी की, लेकिन पारा 40-42 डिग्री तक पहुंच गया है। और मौसम विभाग के अनुमान के हिसाब से इस साल गर्मी जो है वो बाकी अन्य सालों से के पहले जो हमने देखी थी उससे ज्यादा मेरे ख्याल से गर्मी होगी, और ये पूर्ण भारत में होगा। और ऊर्जा की खपत निजी तौर पर हम और आप जैसे जो उपभोक्ता हैं वो और करेंगे। तो उस परिस्थिति में, और ये जो युद्ध की परिस्थिति है, उसको दोनों ही परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि ऊर्जा उत्पादन, बिजली उत्पादन जो करती है कंपनियां, उनको सीधा सीधा कोई असर नहीं होता है ये कच्चे तेल के, नेचुरल गैस के दाम में जो भी उठापटक होती है उसको लेकर के। और सकारात्मक चीज, आने वाले भविष्य में ऊर्जा की खपत और होगी। टाटा पावर एक कंपनी है जहां पर खरीदारी की राय है, और बहुत ही सक्षम और मजबूत कंपनी है। और पिछले 2 हफ्ते से, जब से ये पूरा कांड ट्रंप, नेतन्याहू और मुश्तबा खामेनी ने जो खड़ा किया है, वो पूरे विश्व भर में तांडव मचा हुआ है। उसके कारण मेरे ख्याल से
ये स्टॉक ने काफी कुछ ऊपर के दायरे देखे हैं टाटा पावर ने। एक बहुत ही साधारण सा लक्ष्य आपके सामने रखा हूं टाटा पावर पर, करीबन 485 का। लेकिन जिस प्रकार से योजना है टाटा पावर की, हमें लग रहा है कि ये बहुत ही छोटा लक्ष्य है। अगर नतीजे बेहतर आए तो इस लक्ष्यांक में परिवर्तन होगा। फिलहाल 485 के लक्ष्यांक है। 485 रुपए के टारगेट है टाटा पावर के लिए, शेयर आ गया है 400 रुपए के ऊपर। यानी कि यहां से जो टारगेट है गुरांग भाई के लगभग 20% के ऊपर है। फिर भी गुरांग सर ये कह रहे हैं कि बहुत ही साधारण सा लक्ष्य है। वो ये दिखाता है कि शेयर को लेकर कन्विक्शन कितना ज्यादा है। अविनाश सर, अब आप एक काम कीजिए, अगले 2 शेयर है सर आप अपने बता दीजिए। थोड़ा समय की कमी है, थोड़ा संक्षेप में आंसर चाहेंगे ताकि ज्यादा से ज्यादा शेयरों को हम कवर कर सकें। नहीं, बिल्कुल। देखिए, मेरा अगला शेयर जो है वो यथार्थ हॉस्पिटल है। ये नॉर्थ इंडिया बेस्ड हॉस्पिटल है, जो ज्यादातर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है, जो न्यूरोलॉजी, ऑन्कोलॉजी, नेफ्रोलॉजी में काम करता है। देखिए, इस हॉस्पिटल के पास करीबन 2300 बेड की कैपेसिटी है। अभी अगले 3 साल में ये कह रहे हैं कि 3000 बेड की कैपेसिटी बढ़ेगी। इस साल कंपनी ने बहुत अच्छा काम किया है। इनफैक्ट ऑलमोस्ट 125-26 करोड़ का मुनाफा 9 महीने में कमाया, जो पिछले साल पूरे साल का प्रॉफिट था। हमको लगता है कि इस साल करीबन 165-70 करोड़ का मुनाफा आ गया, और उसके बाद करीबन बेड कैपेसिटी जैसे बढ़ेगी तो करीबन 220-225 करोड़ का आपको यहाँ पे डेफिनेटली प्रॉफिट ग्रोथ आना चाहिए। तो मुझे लगता है कि यथार्थ हॉस्पिटल करीबन 750 का एक टारगेट प्राइस लेके यहाँ पे बाइंग करनी चाहिए। और दूसरा शेयर रहेगा अभिषेक, बीएलएस इंटरनेशनल। ये वीसा प्रोसेसिंग कंपनी है इंडिया की। बहुत ही स्ट्रॉन्ग कंपनी है, पुरानी कंपनी है, और ट्रैवल ओरिएंटेड जो भी बिजनेस होता है इसका लाभ इनको मिलता है। तो लास्ट ईयर करीबन 2100 करोड़ पे 540 करोड़ का मुनाफा किया है। अभी इस कंपनी ने ऑलरेडी 510 करोड़ पहले 9 महीने में कमाया, और मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि हॉस्पिटैलिटी सेक्टर में भी थोड़ा बहुत हेडविंड आ गया है, क्योंकि लोगों को लगता है कि अभी इस वॉर के कारण थोड़ा बहुत ट्रैवल रिलेटेड जो है वो कम हो जाएगा। बट मेरे ख्याल से अगर नजरिया आपका 12 से 15 महीना है तो डेफिनेटली नंबर्स ये साल काफी अच्छे आएंगे। 650 करोड़ का हमारा मुनाफा का एक्सपेक्टेशन है, और ये बिजनेस बहुत स्टेबल है। कंपनी कैश रिच है, एसेट लाइट मॉडल है, तो यहाँ पे करीबन 325-330 का टारगेट प्राइस पॉसिबल। ठीक है, 325-330 के टारगेट होंगे बीएलएस इंटरनेशनल के लिए। और आप देखिए ये जो शेयर है 52 हफ्ते के निचले स्तर के आसपास आके कारोबार कर रहा है। ईयर टू डेट यानी कि जनवरी से लेकर अब तक करीब 30% के आसपास से गिरावट इसमें आ गई है। तो ट्रैवल एक्टिविटीज प्रभावित हैं, लेकिन जैसे ही युद्ध का माहौल खत्म होगा ये चीजें पिकअप भी करेंगी, तो इसमें मौके आपके लिए बन जाएंगे। और यथार्थ हॉस्पिटल बाजार में थोड़ा सा ना अभी वक्त है थोड़ा डिफेंसिव रहने का, तो फार्मा हेल्थ केयर वाले स्टॉक्स में ये एक बढ़िया विकल्प अविनाश सर की तरफ से। देवर्ष जी, आप बताइए सर कि आपका अगला स्टॉक कौन सा होगा, कहां पर आप बुलिश हैं सर? जी, तो मैं अगला स्टॉक जो रेकमेंड कर रहा हूं वो है भारत फोर्ज। भारत फोर्ज पुणे बेस्ड जो कल्याणी ग्रुप है उनका फ्लैगशिप कंपनी है। उनका 50-55% रेवेन्यू ऑटो कंपोनेंट से आता है, पर जो अभी धीरे धीरे डाइवर्सिफाई कर रहे हैं, डिफेंस और एरोस्पेस में जो जा रहे हैं, वहां पे भी बहुत अच्छा ग्रोथ आने की संभावना है। हाल ही में अभी ये जो युद्ध की परिस्थिति थी, तब गवर्नमेंट ने इमरजेंसी प्रोक्योरमेंट 6 स्कीम के अंडर उनको 2000 करोड़ का आर्म फोर्सेस के लिए ऑर्डर दिया था। तो ये दिखा रहा है कि आगे जाके काफी अच्छा डाइवर्सिफिकेशन होगा। और अभी नहीं, जैसी सिचुएशन लग रही है अगले 5 साल तक मुझे लगता है कि डिफेंस और एरोस्पेस में उनके काफी अच्छे ऑर्डर्स मिलते रहेंगे। जो उनका मेन बिजनेस है वो जो यूएस में क्लास 8 ट्रक के लिए वो फोर्जिंग का बिजनेस है, वहां पे अगर लेटेस्ट फरवरी के नंबर देखें तो 47,200 ट्रक के उनके ऑर्डर्स मिले थे। मतलब वो 159% का ग्रोथ था। जो भारत और यूएस के बीच में ट्रेड डील हुई है उसके पीछे जो काफी स्टॉक कम हो गया था, अभी हमें लगता है कि धीरे धीरे वो रिस्टोर होगा, और उसके पीछे जो उनका मेन बिजनेस है वहां पे भी अच्छा ग्रोथ आएगा। और आगे जाके चाइना और यूरोप से काफी फोर्जिंग का बिजनेस चाइना +1 या यूरोप +1 की स्ट्रेटेजी के हिसाब से काफी मल्टीनेशनल कंपनी भारत जैसे देश में ट्रांसफर करेंगे। तो हमें लगता है कि डिफेंस, ऑटो और जो एरोस्पेस की आगे अपॉर्चुनिटी है उसको उसमें पार्टिसिपेट करने के लिए भारत फोर्ज एक बहुत अच्छी लेवल पे अवेलेबल है। अभी काफी ऊपर के लेवल से करेक्ट हो रहा है, अराउंड 1680-1700 के आसपास के प्राइस पे आ रहा है। पहला टारगेट यहाँ से 20% ऊपर 2031 का हमारा है।
नहीं ठीक है। ऊपरी स्तरों से एक शार्प हम देख रहे हैं कि इसमें गिरावट आ रही है। 1900 रुपए के आसपास तक ये शेयर था अभी, मतलब कुछ दिनों पहले की बात है, और अब भाव 1700 रुपए के नीचे के हैं। तो यहां से एक बढ़िया आपके लिए अपॉर्चुनिटी बन जाएगी भारत फोर्ज के शेयर में। गौरांग भाई, आपके कुछ और शेयर जहां पर आप बुलिश हैं और आपको लगता है कि गिरावट एक अच्छा अवसर है? समय का आभास है, इसलिए ज्यादा विशेष टिप्पणी नहीं करूंगा। दो विकल्प आपके सामने रखूंगा, एक है रक्षा क्षेत्र और दूसरा है फार्मा। रक्षा क्षेत्र से जुड़ी हुई कंपनी मझगांव डॉक, बहुत ही बेहतरीन ऑर्डर बुक है। और एक बात है अभिषेक भाई कि रक्षा क्षेत्र में अगर आप निवेश करते हैं तो मेरी नम्र विनंती दर्शक मित्रों से या फिर निवेशक से है कि आप 3 से 5 साल का नजरिया रखें, क्योंकि इनकी ऑर्डर बुक बहुत कॉम्प्लेक्स इंजीनियरिंग, हाई प्रिसीजन टेक्नोलॉजी वगैरह से बनाते हैं, ये अपनी ऑर्डर बुक एग्जीक्यूट करते हैं। मझगांव डॉक्स पर खरीदारी की राय है। साधारण सा लक्ष्य 3200 के आसपास। कंपनी के पास बहुत ही मजबूत ऑर्डर बुक और आने वाले भविष्य में ये ऑर्डर बुक की जो रन रेट है वो और बढ़ेगी। रिस्क रिवॉर्ड काफी फेवरेबल है। फार्मा क्षेत्र से कंपनी दिग्गज सिप्ला, और फार्मा क्षेत्र एक ऐसा क्षेत्र है जो थोड़ा बहुत अपने आप को दूर रखता है। ये जो परिस्थिति है युद्ध की, कच्चे तेल की, नेचुरल गैस की, उसको जोड़ करके अगर आप देखें तो फार्मा क्षेत्र थोड़ा ज्यादा आपको सुरक्षित लगेगा। तो सिप्ला पर खरीदारी की राय है बुनियादी तर्क के आधार पर। कुछ समय पहले खबरें आई थी, उसके कारण एक करेक्शन आया। यहां से नीचे की तरफ के दायरे काफी सीमित लगते हैं। 1650 का साधारण सा लक्ष्य सिप्ला पर निर्धारित किया है। ये सब लंबी अवधि के लिए निवेश की राय। ठीक है, ये कुछ और शेयर होंगे गौरांग सर की तरफ से। सिप्ला को लेकर भी बुलिश हैं। 12 से 15 महीने की अवधि के लिए 1650 रुपए का लक्ष्य होगा। अविनाश सर, मैं समय देने में यकीन तो नहीं रखता, लेकिन मैं थोड़ा ना एक्सटेंड कर रहा हूं। 30 सेकंड सर आप ले लीजिए। कोई और शेयर जो बचे हों जो हम आपसे पूछ ना पाए हो सर? ज्यादा टाइम नहीं लूंगा। मेरे ख्याल से 2 शेयर, जो आखिरी 2 शेयर मेरे हैं, एक तो वरुण बेवरेजेस है। जैसे गौरांग ने कहा कि गर्मियों का सीजन शुरू हो चुका है, तो मेरे ख्याल से पिछले साल ठंड ज्यादा थी तो इनका सीजन थोड़ा इफेक्ट हो गया, लेकिन इस साल मुझे लगता है कि वरुण बेवरेजेस इज वेल पोजिशन। पेप्सी का फ्रेंचाइजी है और काफी बड़ा मार्केट शेयर है, काफी बड़ी ज्योग्राफिकल रीच है। प्रॉफिटेबिलिटी भी बहुत तगड़ी है। इस साल 3000 करोड़ का प्रॉफिट आया, तो मुझे लगता है कि करीबन 27 की बात करें तो करीबन मुझे लगता है कि 3300-400 का मुनाफा आना चाहिए। तो 600 रुपए का टारगेट प्राइस यहाँ पे मिलना चाहिए। इस कंपनी को ज्यादा वैल्यूएशन इसलिए मिलेगी क्योंकि ज्यादातर B2C वाला बिजनेस है। और फाइनल का शेयर तो गौरंग ने ऑलरेडी बताया, L&T। मुझे भी लगता है कि L&T इस लेवल पे बहुत अट्रैक्टिव लग रहा है। तो हमारा टारगेट थोड़ा सा नीचे है, 42-4300, बट जिस प्रकार की ऑर्डर बुक है, करीबन 7 लाख करोड़ की ऑर्डर बुक है, तो मिडिल ईस्ट का मार्केट थोड़ा सा अभी इफेक्ट हो चुका है। तो एक बार ये इंप्रूव होता है तो मेरे ख्याल से वापस रिस्ट्रक्शन के लिए भी बहुत सारा बिजनेस इनको मिलेगा। तो L&T और वरुण बेवरेजेस, ये मेरी आखिरी 2 स्टॉक्स। ठीक है, L&T और वरुण बेवरेजेस में एक और चीज में जोड़ देता हूं। आप ये देखिए कि शेयर लगभग 2 साल के निचले स्तर पर आ गया है और वहां से अब थोड़ी सी स्टेबिलिटी के संकेत आज के सत्र में मिल रहे हैं। देखते हैं कि कोशिश कितनी रंग लाती है, लेकिन निश्चित तौर पर एक आकर्षक पिक आपके लिए ये बन जाएगा। तो हमने कोशिश की कि वो शेयर आइडेंटिफाई किए जाएं और आपको बताया जाए। अगर आप बाजार में नए निवेश का प्लान कर रहे हैं, नए सिरे से पोर्टफोलियो बिल्ड करने की सोच रहे हैं, तो आपको मदद मिल जाए। उम्मीद करके चलते हैं कि आपको हमारा ये शो पसंद आया होगा। गौरांग भाई, अविनाश जी और दिवर्ष जी, आप तीनों का बहुत शुक्रिया आज हमें समय देने के लिए और अपने तमाम वो शेयर बताने के लिए जिन पर आपकी पारखी नजर है और जो आपको लगता है कि यहाँ से अच्छी कमाई के मौके दे सकते हैं। फिलहाल इस शो में इतना ही, लेकिन आप कहीं जाएगा नहीं।